ये आईना भी कितनी अनोखी वस्तु है ना। हर किसी को अपना रूप दिखाता है, पर खुद का रूप स्वयं कभी नहीं देख पाता। महारानी, खुद को इतना मत सवारा कीजिए। आपकी सुंदरता देखकर तो ये आईना भी शर्माने लगता है। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? आपकी सुंदरता देखकर तो चांद सितारे भी शर्मा जाते हैं। इतनी तारीफ ना कीजिए, हम बहक जाएंगे। अजी, आपकी खूबसूरती को देख फिलहाल तो हम बहक चुके हैं। महाराज और रानी माँ के बीच बहुत गहरा प्रेम था। महारानी, हम आपको जंगल की सैर करवाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? जी महाराज। कुछ देर बाद दोनों राजमहल से बाहर जाते हैं। जैसे ही दोनों रथ पर सवार होने जाते हैं, तभी राज्य के कुछ लोग वहां आते हैं। महाराज की जय हो। रुक जाओ, ये महाराज के सैर करने का समय है। सब चले जाओ यहाँ से। हम काफी परेशान हैं, हमें अपनी बात कहने दीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों, इसे धक्के मारकर यहाँ से भगा दो। ठहरो, इन्हें बोलने दो। महामंत्री, बोलो क्या परेशानी है? महाराज, बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में फसल लगाई थी, और जब फसल तैयार हो चुकी तो कल रात ही किसी ने हमारे खेतों से सारी फसल चुरा ली। हम तो पूरे बर्बाद हो गए महाराज। हमारे राज्य में चोरी? फौरन चोर का पता लगाया जाए। जी महाराज। महाराज, हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं रानी माँ। महाराज, कुछ कीजिए, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। नगरजनों की गुहार सुनकर महाराज बोले, महामंत्री, जब तक चोर पकड़ा ना जाए तब तक नगरवासियों के खाने पीने का सारा खर्चा हमारे खजाने से किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर महाराज और रानी माँ रथ पर सवार होकर सैर के लिए निकल पड़े। रथ पर सवार होकर महाराज और रानी माँ जब जा रहे होते हैं, तब रास्ते में एक गरीब काली सांवली लड़की राजा के रथ को देखकर उसके पीछे भागने लगती है। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। मगर राजा का रथ बड़ी तेजी से चला जाता है। आज भी रानी माँ से मुलाकात होते होते रह गई। ये काली लड़की साक्षी है। साक्षी हर रोज जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाती है और शाम होते ही अपनी बूढ़ी माँ के पास घर चली जाती है। आ गई बिटिया, आ जाने में इतनी देर क्यों हो गई तुझे? साक्षी दीवार पर लगी रानी माँ की एक पेंटिंग के पास जाकर कहती है, आज फिर से मैं अपनी छवि को देखकर आ रही हूँ माँ। क्या आज भी तुझे तेरे सपनों की रानी दिखाई दी? हाँ माँ, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदसूरत नहीं पर एक सुंदर रानी हूँ। देखना माँ, एक दिन मैं भी उस रानी की तरह शानदार महल में रहूंगी। बेटे, वो रानी है और तुम एक गरीब लड़की। तुझ में और रानी में जमीन आसमान का अंतर है। तुम देखना माँ, एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर बनकर राजमहल में रहूंगी। साक्षी एक चित्रकार थी। उसने रानी माँ की छवि अपने हाथों से बनाई थी। वो हमेशा एक रानी की तरह सुंदर बनकर राजमहल में रहने का ख्वाब देखा करती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन साक्षी अकेली घर में बैठी थी। तभी एक बाबा साक्षी के घर आते हैं। अलख निरंजन। कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? माफ करना बेटी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? बाबा को देख साक्षी सोचती है, घर में केवल 2 रोटी बची है, वो मैं इन्हें दे दूंगी तो खुद भूखा रहना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? कुछ सोचकर साक्षी अपने हिस्से की रोटी उस बाबा को दे देती है। ये लीजिए बाबा, आप खा लीजिए। दोनों रोटियां मुझे दे दी, अब खुद क्या खाओगी? एक दिन भूखी रहूंगी तो मर नहीं जाऊंगी बाबा, आप खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। रोटी लेकर साक्षी को आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो अपना आईना वहाँ छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद साक्षी की नजर उस आईने पर पड़ती है। अरे ये आईना, लगता है वो बाबा इस आईने को भूलकर चले गए हैं। मैं इसे संभाल कर अपनी दीवार पर टांग देती हूँ, जब भी वो आएंगे उन्हें वापस कर दूंगी। साक्षी आईने को अपने घर की दीवार पर टांग देती है
फिर रानी की तस्वीर अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, बस रंग का ही तो अंतर है। मैं काली हूँ, रानी माँ गोरी है। काश मैं भी उनकी जितनी गोरी होती। ठीक उसी वक्त आईने से तेज रोशनी निकलती है और वो हूबहू रानी माँ की हमशक्ल बन जाती है। साक्षी का चेहरा गोरा और खूबसूरत हो जाता है। मैं तो बिल्कुल रानी माँ की तरह बन गई। साक्षी, मैं जादुई आईना हूँ। मेरे सामने खड़े होकर तुम जो भी इच्छा करोगी वो पूरी होगी। अपने आप को हूबहू रानी जैसा खूबसूरत देख साक्षी बहुत खुश हो जाती है। जादुई आईने, तुम नहीं जानती आज तुमने मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रानी माँ की हमशक्ल हो जाने पर साक्षी सोचती है, रानी माँ की हमशक्ल तो बन गई हूँ। अब ठाठ से जीने के लिए चुपके से राजमहल चली जाती हूँ और रानी माँ की जगह खुद रानी बनकर राज करूँगी। ये सोचकर साक्षी नगर में आती है। महाराज सभा भरकर बैठे हैं। तब रानी के रूप में साक्षी वहाँ आती है। उसे देख महाराज बोले, महारानी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, आपकी रानी हूँ। आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। किंतु ये आपके आराम का समय है। प्रजा की रक्षा के लिए आप दिन रात काम करें और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? साक्षी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। राजा मुझे अपनी रानी समझ रहा है, इसलिए अब मैं रानी माँ की जगह लेकर इस राज्य पर राज करूंगी। हाँ। कुछ देर बाद साक्षी असली रानी के कमरे में आती है। कैसी हो महारानी? अपनी हमशक्ल को देख महारानी दंग रह गई। कौन हो तुम और मेरी हमशक्ल बनकर यहाँ क्यों आई हो? मैं आपकी हमशक्ल हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। आप जानती हो, लेकिन महाराज नहीं जानते। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी जगह रानी बनकर राज करना चाहती हूँ। साक्षी की बात सुनकर रानी माँ क्रोधित होकर सिपाहियों को बुलाती है। सिपाहियों, जल्दी से यहाँ आओ। हुकुम रानी माँ। इस नकली रानी को महल से बाहर निकाल दिया जाए। हम भी यही कहते हैं सिपाही, इस नकली रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। दो हमशक्ल रानियों को देखकर दोनों सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। गुस्ताखी माफ रानी माँ, परंतु हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि असली रानी माँ कौन है। और इसीलिए इस वक्त हम आपके हुक्मों का पालन नहीं कर सकते। फिर दोनों सिपाही महाराज के पास आकर सारी बात बताते हैं। क्या? दो महारानियां? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हम इसी वक्त दोनों से मिलना चाहेंगे। आनन फानन में महाराज अपने कक्ष में जाते हैं, जहाँ दो हमशक्ल रानियों को देखकर दंग रह जाते हैं। दो रानियां? ये कैसे संभव है? महाराज, मैं असली रानी हूँ। नहीं महाराज, मैं असली रानी हूँ। नहीं महाराज, ये हमारी जगह लेकर आपको बर्बाद करना चाहती है। इसे इसी वक्त बाहर निकालिए महाराज। महाराज साक्षी को असली रानी समझकर महारानी की ओर देखकर बोले, देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। महाराज, मैं असली रानी हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। देखो, तुम जो भी हो, महाराज ने मुझे पहचान लिया है। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। साक्षी बड़ी चालाकी से रानी माँ को नकली रानी घोषित कर देती है, जिसके बाद महाराज साक्षी की बातों में आकर असली रानी माँ को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज, मैं असली रानी हूँ, मुझे पहचानिए। महाराज, महाराज। असली रानी के चले जाने के बाद साक्षी सोचती है, अपने रास्ते का कांटा तो मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ रानी बनकर राज करूंगी। राज्य में किसी को पता नहीं था कि रानी माँ के रूप में जो महल में है वो रानी माँ की हमशक्ल है, जो रानी बनकर राज कर रही है। 3-4 दिन बाद असली रानी माँ चुपके से महल में आती है। हे जादुई आईने, तेरी मेहरबानी से ही मैं यहाँ रानी बनकर राज कर रही हूँ। तू धोखे से यहाँ रानी बनकर राज कर रही है, पर आज मैं तुझे बेनकाब करके रहूंगी। जैसे ही महारानी आगे बढ़ती है, साक्षी जादुई आईने से कहती है, जादुई आईने, जल्दी से इसे बदसूरत बना दो। साक्षी के इच्छा करते ही आईने के जादू से महारानी बदसूरत बन जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये मेरे जादुई आईने का कमाल है।
अब तू कितना भी चिल्लाकर बोलेगी, महाराज कभी तेरी बात नहीं मानेंगे असली रानी। महारानी हार मानकर चली जाती है। अब नकली रानी राजमहल में राज कर रही है और असली रानी दर दर की ठोकरें खा रही है। यूं ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन महारानी गाय को चारा खिला रही होती है। हे गाय माता, तुम तो जानती हो मैं असली रानी हूँ, पर नकली रानी ने अपनी जादुई शक्तियों से मेरे महल पर कब्जा कर लिया है। कुछ चमत्कार दिखाओ माता, वरना भक्तों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी एक बाबा वहाँ पर आते हैं। अलख निरंजन, माफ करना बेटी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? महारानी खुद कई दिनों से भूखी थी, पर फिर भी वो बाबा से कहती है, बाबा मैं कई दिनों से खुद भूखी हूँ, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए तुम्हें गाय का दूध दे सकती हूँ। ये सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। गाय का दूध तो अमृत से भी अच्छा होता है। आज मैं दूध से ही अपना काम चला लूंगा। फिर रानी माँ बाबा को गाय का दूध देती है और दूध पीकर बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तू एक मुसीबत में है। बता बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? आप चाहते हुए भी मेरी मदद नहीं कर सकते बाबा, वो बड़ी शातिर है। तूने एक साधु की भूख मिटाई है और साधु के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। बता बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा मैं इस राज्य की महारानी हूँ, पर मेरी हमशक्ल ने एक जादुई आईने की मदद से मुझे बदसूरत बनाकर मेरे महल पर कब्जा कर लिया है। महारानी की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि ये कारनामा साक्षी ने ही किया है। अच्छा, तो उसने मेरे जादुई आईने का गलत उपयोग किया। क्या वो आईना आपका दिया हुआ है बाबा? हाँ, मैं जादुई शक्ति देना जानता हूँ तो वापस लेना भी जानता हूँ। बेटी, तुम्हें उस आईने को तोड़ना होगा। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। वो एक जादुई आईना है। जैसे ही वो आईना टूट जाएगा, साक्षी का जादू खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगी। तो क्या मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊंगी? हाँ। अगले दिन महारानी चुपके से राजमहल में जाती है। एक और महाराज साक्षी सिंहासन पर बैठे हैं। तभी बदसूरत महारानी चुपके से साक्षी के कमरे में जाती है और कमरे में जादुई आईना चुराकर भरी सभा में आती है। महाराज की जय हो। इस बदसूरत औरत को अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। महाराज, मैं ही असली महारानी हूँ, इसका सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। नकली महारानी देखना चाहोगी? महारानी के हाथ में आईना देखकर साक्षी समझ गई थी कि उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो गुस्सा होकर बोली, अरे इसने मेरा आईना चुराया है, इसके हाथों से आईना लेकर इस चोरनी को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही सिपाही आईना लेने आते हैं, महारानी तेजी से आईना जमीन पर पटककर तोड़ देती है। जादुई आईना टूट जाता है, जादू समाप्त हो जाता है। ये देख महाराज दंग रह जाते हैं। वो साक्षी की ओर देखकर बोले, महारानी के सिंहासन पर ये कौन बैठी है? जादुई शक्ति खत्म होते ही साक्षी अपना बचाव करने के लिए बोली, देखा महाराज, इस जादूगरनी ने अपने जादू से मुझे बदसूरत बनाकर कैसा मेरा रूप धारण कर लिया। जादू इसने नहीं, तुमने किया था। बाबा आप? हाँ, मैंने तुझे खूबसूरत बनाने के लिए जादुई आईना दिया था, पर तूने इसका गलत उपयोग किया और रानी माँ से उनका हक छीन लिया। और इसीलिए बाबा ने मुझे जादुई आईना तोड़ने के लिए कहा था। और आईना टूटते ही तेरा पर्दाफाश हो गया। ये सब देखकर महाराज समझ गए कि साक्षी नकली महारानी है। महारानी, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, मुझे माफ कर दो। तभी साक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज, मैं रानी की खूबसूरती की दीवानी थी। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत बदसूरत थी। तभी एक दिन मुझे ये बाबा मिल गए। फिर साक्षी ने बाबा के आशीर्वाद से लेकर आईना मिलने तक की पूरी कहानी सुनाई। महारानी, मैं आपकी और महाराज की गुनहगार हूँ। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। साक्षी को अपने किए पर पछतावा था। ये देख महाराज बोले, मेरे राज्य में कोई गुनाह करता है तो मैं उन्हें सजा देता हूँ, मगर जिसे अपराध करने पर पछतावा होता है, उन्हें सुधरने का भी मौका देता हूँ। बाबा,
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे माफ करना चाहता हूँ। महाराज का बड़प्पन देख बाबा ने साक्षी को माफ करने की आज्ञा दी और महाराज ने उसे माफ कर दिया। आपसे माफी मिलने पर मुझे आज पता चला महाराज कि खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत दिल होना चाहिए। उसके बाद साक्षी अपने गांव चली जाती है और रानी माँ फिर से अपने राजमहल में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आप हर अजनबी से डरने लगेंगे। इस कहानी में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। रामू अपने खेत में फसल को पानी देते हुए खुश हो रहा था। चलो, इस बार भी फसल अच्छी निकल आई है। कुछ देर बाद रामू घर पर आकर अच्छी फसल की बात सबको बताता है। सब खुश हो जाते हैं। किसान के लिए अच्छी फसल होना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। जी पिताजी। बेटे, एक बात कहूँ? जी पिताजी। बेटे, कुछ दिन बाद खेत में कटाई करनी होगी, जिस वजह से तुम्हें घूमने फिरने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर 3-4 दिन शहर घूम आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। पिताजी की बात मानते हुए रामू अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। रामू अपने परिवार के साथ बैठा है और सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में 2 गुड़िया लेकर बैठा हुआ है। रिया की नजर गुड़िया पर पड़ते ही वो बोलती है, पिताजी मुझे वो गुड़िया चाहिए। बिटिया, वो गुड़िया हमारी नहीं है। पिताजी मुझे गुड़िया चाहिए। मुझे गुड़िया चाहिए। तुम रोना बंद करो, मैं शहर जाकर तुम्हें ऐसे ही गुड़िया दिलाऊंगा। रिया गुड़िया के लिए जिद करके रोने लगती है। ये देख गुड़िया देते हुए बूढ़ा कहता है, ये लो बिटिया। अरे नहीं, आप गुड़िया मत दीजिए, मेरे पास 2 गुड़िया है, बेटी को खेलने दीजिए। बूढ़ा एक गुड़िया अपने पास रखता है और एक गुड़िया रिया को देता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अगला स्टेशन आते ही बूढ़ा ट्रेन से उतरने लगता है। तब रामू उससे कहता है, बाबा ये लो आपकी गुड़िया, इसे मेरी ओर से तोहफा समझ कर रख लीजिए। तोहफे में गुड़िया पाकर रिया बड़ी खुश नजर आ रही थी। कुछ घंटे बाद रामू शहर पहुंचकर अपने परिवार के संग शहर में घूमता है। 3-4 दिन घूमने के बाद रामू अपने गांव वापस लौटता है। आ गए बेटा? हाँ माँ। बहू शहर कैसा लगा? बड़ा मजा आया माँ जी। देखते देखते रात हो गई और सब सो गए। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया की आंखें खुली। फिर अचानक वो गुड़िया हवा में उड़कर अलमारी के पास जाती है। अलमारी पर गुड़िया की नजर पड़ते ही अलमारी अपने आप खुल जाती है। सोने को देखकर गुड़िया अपना मुंह खोलती है और सोना अपने आप गुड़िया के मुंह के अंदर चला जाता है। दरअसल बूढ़े की दोनों गुड़िया जादुई गुड़िया थीं। एक गुड़िया चोरी करके सोना निगल जाती, तब दूसरी गुड़िया उसी सोने को उगल देती थी। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने अपना काम शुरू कर दिया। दोनों मिलकर खूब चोरी करो और मुझे माला माल कर दो। अलमारी से सोना गायब हुआ देख रामू रोने लगता है। मैं बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना चुरा कर ले गया। रामू की रोने की आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, कल रात कोई अलमारी से सारा सोना चुरा कर ले गया, मैं तो बर्बाद हो गया। रामू को रोता देख पिताजी कहते हैं, रो मत बेटे, मेरी अलमारी में जो सोना है वो भी तो तुम्हारा ही है। जितना सोना चोरी हुआ है उतना सोना मेरी अलमारी से ले लेना, ठीक है? पिताजी, चोर ने हमारा घर देख लिया है, अब घर में सोना रखना उचित नहीं है। हाँ बेटे, कल सवेरे ही तुम सारा सोना ले जाकर बैंक में रखाओ। ठीक है पिताजी। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया आंखें खोलती है। कल सवेरे ये लोग सारा सोना बैंक में जमा करवा देंगे, इससे पहले मुझे सारा सोना गायब कर देना चाहिए। फिर अचानक वो गुड़िया हवा में उड़कर पिताजी के कमरे में अलमारी के पास जाती है। अलमारी पर गुड़िया की नजर पड़ते ही अलमारी अपने आप खुल जाती है। सोने को देखकर गुड़िया अपना मुंह खोलती है और सोना अपने आप गुड़िया के मुंह के अंदर चला जाता है। देखा मेरी जादुई गुड़िया का कमाल, बस 2 ही दिन में मुझे माला माल कर दिया। बस यूं ही तुम दोनों मिलकर चोरी किया करो और मुझे धनवान बनाते रहो। अगले दिन पिताजी के कमरे की अलमारी में से सारा सोना गायब देख सब सहम जाते हैं। अरे हम तो बर्बाद हो गए, जिंदगी भर की कमाई कोई ले गया। हमें पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करनी चाहिए। रामू और उसके पिता पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की शिकायत करते हैं। 2 दिन में 2 वारदात। तुम्हें किसी पर शक है? हमारे गांव में तो कोई चोर नहीं है, शायद ये किसी बाहर वाले का ही काम है साहब। अच्छा ये बताओ,
चोर तुम्हारे घर में किस रास्ते से आया था? मेरे कमरे का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, पता नहीं वो अंदर कैसे आया होगा। और तुम्हारे कमरे का दरवाजा? मेरे कमरे का दरवाजा भी अंदर से ही लॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस अजीब सी चोरी की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अगले दिन चोरी की घटना की बात सारे गांव में फैल जाती है। सुरेश, तुमने कुछ सुना? हाँ, रामू के घर बिना दरवाजा खोले चोरी हुई। क्या लगता है किसका काम होगा? बिना दरवाजा खोले कोई कैसे चोरी कर सकता है? जरूर दोनों बाप बेटे झूठ बोल रहे हैं। पर ये झूठ क्यों बोलेंगे? बीमा पास करवाने के लिए। घर में रखे हुए सोने का बीमा होगा, उसे पास करवाने के लिए चोरी होने की बात कह रहे होंगे। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। इसी बीच अगले दिन रामू के पड़ोसी श्याम जी के घर में भी चोरी की वारदात होती है। मुखिया जी, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। चोर ने कोई सुराग छोड़ा है? नहीं, रामू के घर की तरह मेरे घर के दरवाजे भी अंदर से बंद थे, फिर भी चोरी हो गई मुखिया जी। अजीब सी चोरी की वारदात देखकर सभी अचंभे में थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बरसों पहले मैंने ऐसे ही एक वारदात के बारे में सुना था, पर उस वक्त एक बाबा ने वो पहली सुलझाई थी। तो क्या इस वक्त भी हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए? हाँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। ठीक है, तो कल हम वो कमली वाले बाबा है ना, उनके पास जाएंगे। अगले दिन सभी गांव वाले कमली वाले बाबा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। बुरे वक्त में काम आना हमारा कर्तव्य है। चिंता मत करो, मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें अपने तंत्र मंत्र से रामू के घर में रखी वो जादुई गुड़िया नजर आती है। बेटा, तेरे घर में एक गुड़िया है जो जादुई गुड़िया है। वही तेरे घर से पैसा और जेवरात चुरा लेती है। जादुई गुड़िया? हाँ, जल्द से जल्द जाकर उस जादुई गुड़िया को कहीं दूर फेंक दे, वरना वो जादुई गुड़िया तुम्हें बर्बाद कर देगी। जादुई गुड़िया की बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है। जल्दी से घर आकर वो उस जादुई गुड़िया को दूर एक दरिया में ले जाकर फेंक देता है। अब इस गुड़िया से मुझे और मेरे गांव वालों को मुक्ति मिलेगी। रात के वक्त खतरनाक जादुई गुड़िया दरिया से उड़ते हुए रामू के घर में वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह रामू और उसके परिवार वाले जादुई गुड़िया को अपने घर में देखकर हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये यहाँ वापस कैसे आई? इसे तो मैंने दरिया में फेंक दिया था। मुझे लगता है ये गुड़िया कोई शैतानी गुड़िया है। बेटे, इसे जल्दी कहीं दूर फेंक दो। रामू तेजी से गुड़िया को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। आज इसे इतना दूर फेंकूंगा कि कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। रामू गुड़िया को जंगल में फेंककर घर आ जाता है। ठीक आधी रात के वक्त गुड़िया जंगल से उड़कर वापस रामू के घर आ जाती है। अगले दिन एक बार फिर से गुड़िया को घर में देख सब डर जाते हैं। उसके बाद रामू कई बार गुड़िया को दूर छोड़कर आया, पर जादुई गुड़िया उड़कर वापस आ जाती और गांव के हर घर से चोरी करके चोरी का सामान दूसरी गुड़िया के जरिए बूढ़े के पास पहुंचाती। एक दिन रामू और मुखिया जी कमली वाले बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं उस गुड़िया को कई बार दूर दूर तक छोड़कर आया, पर वो जादुई गुड़िया बार बार वापस आकर हमारे गांव में चोरी करती रहती है। इस शैतानी गुड़िया के लिए अब मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बार बाबा जादुई गुड़िया को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से ध्यान लगाते हैं। यह गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है, वो एक काला जादू करने वाले बूढ़े की खतरनाक जादुई गुड़िया है। उस बूढ़े के पास 2 जादुई गुड़िया है, एक तुम्हारे पास है और दूसरी बूढ़े के पास। तुम्हारे पास वाली गुड़िया घरों से चोरी करके सोना निगलती है और दूसरी गुड़िया उसी सोने को अपने मुंह से उगलकर उस बूढ़े को दे देती है। ये सुनकर रामू और मुखिया दंग रह गए। बाबा, वो बूढ़ा कौन है? ये वही बूढ़ा है जिसने तुम्हें तोहफे में गुड़िया दी थी। ये सुनकर रामू दंग रह गया। यहाँ से उत्तर की ओर लाल पहाड़ी के पास वो एक गुफा में रहता है। तुम्हें वहाँ जाकर बूढ़े की दूसरी गुड़िया को जलाकर खत्म करना होगा। उसके जलते ही यह जादुई गुड़िया भी भस्म हो जाएगी। पर हम उस बूढ़े तक पहुँचेंगे कैसे? बाबा दोनों को सोने का हार देते हैं। आज रात तुम दोनों ये सोने का हार पहनकर सो जाना। जैसे ही गुड़िया सोने को निकलेगी, मेरी शक्ति से तुम भी उसके मुंह में चले जाओगे और दूसरी गुड़िया के मुंह से बाहर निकलते ही हमें उस गुड़िया को भस्म कर देना है ना बाबा? हाँ, आज रात तुम दोनों को एक साथ रहना होगा। फिर बाबा से हार लेकर गले में पहनकर वो दोनों घर आ जाते हैं। रात के वक्त गुड़िया आंखें खोलकर सोने के हार को देखती है और कुछ ही पल में निगलने लगती है। हार को निगलते निगलते वो रामू और मुखिया को भी निगल जाती है। दूसरी गुड़िया के मुंह से रामू और मुखिया बाहर बूढ़े की गुफा में निकलते हैं। ये देख बूढ़ा क्रोधित हो जाता है।
तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बाबा के जादू करने से पहले रामू दूसरी गुड़िया को आग लगा देता है। दूसरी गुड़िया के जलते ही रामू के घर पर मौजूद गुड़िया भी जलकर खाक हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बरसों की तपस्या को खाक कर दिया। मेरी बरसों की तपस्या को जलाकर राख कर दिया तुमने। बुढ़े, अभी तो तुझसे हमारा चुराया हुआ सोना वापस लेना बाकी है। फिर मुखिया और रामू सारा सोना वापस लेकर बूढ़े को पुलिस को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अनजान इंसान पर विश्वास करके उसकी दी हुई चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर अजनबी इंसान अच्छा नहीं होता। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।